ठीक है, थैंक यू। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था भाई? गांधी जी का अराइवल और गांधी जी के द्वारा किए गए सारे सत्याग्रह, ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, आज उसी के कंटिन्यूएशन में हम पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट। ठीक है, अब देखो रॉलेट एक्ट एक एक्ट है। एक्ट से समझते हो आप? एक्ट क्या होता है? लॉ होता है। क्या होता है? एक लॉ है। ठीक है, जो अंग्रेजों के द्वारा या कॉलोनियल रूल के द्वारा बनाया गया है, एक लॉ है। और ये बेसिकली क्या करता है? ये हमें कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। जो इंडियंस थे, जो नेशनल मूवमेंट में इन्वॉल्व थे, उनको कंट्रोल करने के लिए एक लॉ बनाया जाता है, जिसे हम कहते हैं रॉलेट एक्ट। ठीक, अब इससे पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाएंगे। जब हमारा वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुआ था, तो इंडियंस की पार्टिसिपेशन उनको चाहिए था। मैंने बताया था कि फोर्स रिक्रूटमेंट भी हुआ था, भर्तियां भी हुई थी फोर्स, ये याद है? तो उसी में क्या हुआ था, हम इंडियन से बहुत सारे वादे किए गए थे उस समय। ठीक है, इंडियन से बहुत सारे प्रोमिसेस किए गए थे। क्या प्रोमिसेस किए गए थे? कि भाई आपको एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा आपको? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दिया जाएगा। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्या होता है? जो कि किसी भी जगह की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, बाकी चीजें जो भी महंगाई है हर चीज पे। अभी क्या है, हमारी जो सरकार है वो रिस्पॉन्सिबल नेचर की है। ठीक है, तो अंग्रेजों पे हमेशा ये होता था कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एश्योर किया गया था कि आपको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दिया जाएगा। और ये एश्योरेंस किसने दिया था? ये एश्योरेंस दिया था जो भारत के सेक्रेटरी थे, मॉन्टेग। किसने दिया था? मॉन्टेग ने, कि भाई हम क्या करेंगे। और ये इसी को कहते हैं अगस्त डिक्लेरेशन। अगस्त डिक्लेरेशन। अगस्त डिक्लेरेशन के अंदर ये कहा गया था कि हम लोग क्या प्रोवाइड करेंगे आपको? एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। और ये कब देंगे? पोस्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, और ये अगस्त मींस अगस्त में कहा गया था, तो 20 अगस्त को, 20 अगस्त, और ये डेट था 1917। ठीक है, इसमें ये डिक्लेरेशन किया गया था कि हम एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आपको देंगे, लेकिन आप क्या करिए, ये जो वर्ल्ड वॉर 1 का समय है, इसमें आप हमारे साथ सहयोग करिए। ठीक, तो अब ये बताओ कि अपेक्षा क्या होगी कि जब भी वर्ल्ड वॉर 1 कंप्लीट होगा या खत्म होगा, तो हमें एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मिल जाएगी। ये हमारी अपेक्षा होगी। ठीक है, तो इसी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के लिए एक एक्ट बनाया अंग्रेजों ने पहले, जिसको हम लोगों ने कहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, और इसी को कहते हैं मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। सुना है नाम आपने? इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को, 1919 को मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, रिफॉर्म। ठीक, अब ये रिफॉर्म तो इन्होंने क्या किया था, किसके लिए बनाया था? कि भाई एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देने की बात कही थी पहले, तो वो सारी चीजें हमको इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में 1919 में नहीं मिला। ठीक है, एक मिलना चाहिए था, हम लोगों से वादा किया गया था। हम लोगों ने क्या किया? टैक्स ज्यादा दिया। हम लोगों ने जो भी चीजें थी, जो बर्डन था, वॉर का बर्डन भी तो हम लोगों ने सहा था। जो टैक्सेस बढ़ा दिए गए हमारे ऊपर, बाकी चीजें जो आपने इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 पढ़ा है ना, तो वो सारे इम्पैक्ट हम पे क्यों आया था? हमको ये उम्मीद थी ना कि ये सारे इम्पैक्ट के बावजूद हमें क्या मिलेगी? भविष्य में हमें एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मिलेगी। और जब भविष्य में हमें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मिलेगी तो सारी चीजें कंपनसेट हो जाएगी। लेकिन होता क्या है, जब ये एक्ट आता है या जो कानून आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, या जिसे कहते हैं मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, इसके अंदर वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं था, मिसिंग था। किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा, मतलब थोड़ा बहुत था, डायरकी वगैरह थी। ठीक है, और थोड़ा सा इंडियंस की पार्टिसिपेशन उसमें बढ़ाया गया था। जैसे जो वहां पार्लियामेंट था, जो आज पार्लियामेंट है, उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते थे, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। और जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो आज होता है विधानसभा, उसको क्या कहते थे? उसको कहते थे प्रोविंशियल काउंसिल। तो वहां पे थोड़ा पार्टिसिपेशन बढ़ा दिया, लेकिन वो पर्याप्त नहीं था रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने के लिए। ठीक, क्योंकि कंट्रोल अभी भी अंग्रेजों के पास था। तो हम लोग के साथ क्या हो गया एक तरह से, अगर देखा जाए तो? बोलो भाई,
एक तरह से धोखा हुआ। जो एक प्रॉमिस किया गया था कि भाई तुम कुछ करो तो उसके बदले तुम्हें बाइक दिलाई जाएगी और साइकिल दिला दी जाए, ठीक है। अब 10th पास कर जाओ, 90% पाओ, पेरेंट अगर वादा करें कि भाई तुम्हें क्या मिलेगी, बाइक मिलेगी, और तुम बाइक के सपने देखो तुम्हें मिल जाए साइकिल, ठीक। तो कहीं ना कहीं तो कुछ एक उसकी रिएक्शन तो दोगे ना कि भाई आप लोगों ने कुछ प्रॉमिस और किया था, ये वो अपने माता पिता से भी करोगे। तो भाई हम तो इंडियंस हैं, ठीक है, और हमारे ऊपर कोई एक दूसरा शासन कर रहा है तो हम तो उसका विरोध करेंगे। तो अंग्रेजों को ये लगा कि भाई एक क्या हो सकता है इसके अगेंस्ट, एक रेवोल्यूशन हो सकता है, मींस या किसी तरह का एक आंदोलन हो सकता है। तो किसी भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी को रोकने के लिए, किसी भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी को रोकने के लिए एक एक्ट पास किया गया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। समझ में आ गया कि भाई किसी तरह का लोगों में विद्रोह हो, जन आक्रोश हो, मीन समझ गए, पब्लिक नाराज है क्योंकि हम लोगों ने जो प्रॉमिस किया था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर पब्लिक को नहीं डिलीवर किया। अब अगर डिलीवर नहीं किया तो क्या हो सकता है, जन आक्रोश हो सकता है, और उसमें क्या होगा, लोग हमसे क्वेश्चन पूछेंगे, बाकी चीजें हो सकता है, आंदोलन भी हो, पहले भी हुआ था, पहले भी तो हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट और बाकी चीजें हुई थी, ठीक है। उसके बाद 3 सत्याग्रह भी मैं बता चुका हूं, चंपारण, खेड़ा और बाकी चीजें, ठीक है। तो ये सारी चीजों से डर के अंग्रेजों ने क्या बना दिया, रॉलेट एक्ट 1919। उसमें इन्होंने कहा कि अगर मुझे किसी को गिरफ्तार करना होगा, इफ वी वांट टू अरेस्ट एनीवन वी डोंट नीड, ठीक है, हमको किसी वारंट की जरूरत नहीं होगी। अगर हमें किसी को गिरफ्तार करना है तो डायरेक्टली उसको गिरफ्तार कर सकते हैं, हमें किसी वारंट की जरूरत नहीं। कि किसी की तलाशी करनी है तो उसे तलाशी कर सकते हैं, डायरेक्ट गिरफ्तार करेंगे, और जिससे गिरफ्तार करेंगे उसके पास कोई राइट नहीं होगा, मींस कि वो किसी को भी डिटेन कर सकते हैं इस एक्ट के तहत, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के तहत वो किसी भी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, और जो गिरफ्तार होगा उसको मतलब अधिकार भी नहीं है कि वो पूछे कि भाई क्यों गिरफ्तार कर रहा हूं। क्लियर है? तो बेसिकली ये एक अलग तरह का नियम है, ठीक है। हमसे प्रॉमिस तो किया गया कि भाई बहुत सारी चीजें दिया जाएगा, तो यहाँ पे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में वो चीजें नहीं मिली, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं मिला, और साथ में हमें बाद में क्या मिला, रॉलेट एक्ट। ऑल्दो इन्होंने उस चीज को दबाने के लिए रॉलेट एक्ट बनाया था कि अगर कोई आंदोलन होता है, लेकिन एक एक्ट तो दिया ना इन्होंने जो कि काफी सप्रेसिंग था। सप्रेसिंग मींस दबाने वाला, इंडियंस के मनोबल को तोड़ने वाला, कि हम किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं और उसके पास यहाँ पे क्या होगा, पावर नहीं होगी कि वकील कर सके, अपील कर सके और दलील दे सके। जब भी आप गिरफ्तार होते हो ना, तो या कुछ ऐसा होता है तो आप बताते नहीं हो, अगर आपके पेरेंट ही आपको पकड़ते हैं तो आप अपनी दलील देते हो ना कि भैया हम गलत नहीं थे, अपने जो भी रीजंस देते हो, क्या होता है, दलील होता है। फिर अपील करते हो, भाई मम्मी नहीं सुन रही तो ऊपर जाओगे, अपील करोगे, तो मीन्स अगर कोई गवर्नमेंट नहीं सुन रहा है तो तुम कोर्ट जा सकते हो, वो अपील होता है, ठीक है। और वकील मीन्स कि जो तुम्हारी तरफ से बोलने वाला काम करे उसे वकील कहते हैं। तो रॉलेट एक्ट के अंदर ये तीनों कैंसिल कर दिया गया था, अपील, दलील और वकील, कि भैया ये चीजें रॉलेट एक्ट में अलाउ नहीं होगी। और किसी को भी पॉलिटिकली अगर वो एक्टिव है तो सिर्फ उस शक के बिना पे, अगर वो उनको लगता था कि ये गलत है, तो उसको अरेस्ट करके 2 साल के लिए डिटेन किया जा सकता था, 2 साल जेल भेजा जा सकता था, 2 साल में उसके लिए कोई सुनवाई वाला सिस्टम नहीं था। क्लियर है यहाँ? तो ये था रॉलेट एक्ट। और क्यों बना था मैंने बैकग्राउंड भी दे दिया था कि अगर भूलो तो कभी याद रहे। तो इसको लिख सकते हो बेटा, लिखो। बैकग्राउंड नहीं लिखवा रहा हूं क्योंकि बैकग्राउंड समझ चुके होंगे, आपके सिलेबस में नहीं है कि ये सारे एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, लेकिन कारण यही था, ठीक है। तो लिखो, ब्रिटिश गवर्नमेंट पास रॉलेट एक्ट, ब्रिटिश गवर्नमेंट पास रॉलेट एक्ट इन मार्च, ब्रिटिश गवर्नमेंट पास रॉलेट एक्ट इन मार्च 1919। ये कब पास हुआ भैया रॉलेट एक्ट? मार्च 1919, ठीक है। अब इसका कारण क्या था? द इंग्लिश वर अफ्रेड, द इंग्लिश वर अफ्रेड या ब्रिटिशर वर अफ्रेड that people should launch an agitations, that people should launch
एंड एगिटेशंस, एगिटेशंस मीन्स आंदोलन, किसी तरह का आंदोलन कर सकते हैं, ठीक है। इट गिव द पावर टू गवर्नमेंट, रॉलेट एक्ट की बात हो रही है। इट गिव द पावर टू गवर्नमेंट टू अरेस्ट, इट गिव द पावर टू गवर्नमेंट टू अरेस्ट, detain suspected person, to arrest, detain suspected person and search them, and search them, and search them without, and search them without warrant, किसी वारंट के बिना उनको सर्च किया जा सके, उन्हें डिटेन किया जा सके, या उनको इम्प्रिजन मींस जेल भी भेजा जा सके, ठीक है। Any person under this act, any person under this act has no right, any person under this act has no right to appeal, वकील एंड दलील, अपील, वकील एंड दलील, ठीक। This act is also known as ब्लैक बिल, इसको काला कानून भी किया कहा गया कई जगह, ठीक है। दिस एक्ट इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक बिल। जानते हो ना काला कानून, ब्लैक मतलब काला, बिल एक्ट, जब भी एक्ट बनता है उससे पहले एक प्रपोजल फॉर्म में होता है, उस प्रपोजल को कहते हैं बिल, ठीक। जब वो पार्लियामेंट से या कहीं से पास हो जाता है तो वो एक्ट बन जाता है, ठीक। उससे पहले क्या होता है, प्रपोजल फॉर्म में वो बिल होता है, एंड आफ्टर पासिंग फ्रॉम द लेजिस्लेटिव इट बिकम द एक्ट, ठीक। तो दिस एक्ट अगेंस्ट, इसके बारे में 4-5 पॉइंट लिखना है ना, तो अभी तो 2 ही 3 हुआ है, लिखो दिस एक्ट was against, this act was against all principle of justice and liberty, against all principle of justice and liberty, जस्टिस मतलब होता है न्याय और लिबर्टी मतलब होता है आजादी, स्वतंत्रता। तो ये कहीं पे किसी को स्वतंत्र जैसा फील नहीं होने दे रहे थे, ठीक है, इस बिल के माध्यम से। एंड ए ब्लॉट टू द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ इंडियन, एंड ए ब्लॉट, एंड ए ब्लॉट, ब्लॉट BLOT, एंड ब्लॉट टू द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ इंडियन, मीन्स कि जो इंडियंस का सेल्फ रिस्पेक्ट है उस पर एक धब्बा था ये। तो भाई रॉलेट एक्ट कौन सा ऐसा बच्चा है जिसे समझ में ना आया हो, पूछ सकता है, डिस्कस कर सकता है। क्लियर वर्ड में समझा दिए कि भाई किस तरह का कानून था, क्या उसका प्रोविजन था, कोई डिटेंशन के लिए आपको पूछना नहीं था। एक लाइन और इसमें ऐड कर लो, इट अलाउ डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल, इट अलाउ डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर, इट अलाउ डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल, विदाउट ट्रायल मीन्स की कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। ट्रायल मीन्स कोर्ट में होता है ना ट्रायल वगैरह, तो कोर्ट भी आपको नहीं ले जाएंगे। इट अलाउ द डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल फॉर 2 years, फॉर 2 years, कम से कम 2 साल की सजा थी बिना ट्रायल के। आपको बिना सुने आपको 2 साल जेल में रहना पड़ सकता था, ठीक है। तो ये काला कानून था। अगर हम एक सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो जो हम इंडियंस हैं उनके ऊपर एक ये धब्बे जैसा था, हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट पे ये एक धब्बे जैसा था कि भाई हमारे साथ मतलब ये किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। अगर हम, हमारे ऊपर कॉलोनियल रूल तो आपका है ही, लेकिन ये किस प्रकार का व्यवहार है कि आप किसी को भी उठा के कभी भी जेल डाल दोगे और 2 साल तक उससे कोई ट्रायल का, दलील का, उस चीज का वो मतलब अथॉरिटी नहीं दे रहे हो, ठीक है। चलो, ऑन 6 अप्रैल ये खत्म हो गया, रॉलेट एक्ट हो गया। लेकिन अब जो रॉलेट एक्ट है जब आपने पढ़ा उसकी कुछ प्रतिक्रियाएं होंगी। प्रतिक्रियाएं मींस रिएक्शन होगा। अब भाई तुम्हारे लिए तो एक बिल बना दिया अंग्रेजों ने, तो अब उस पर कैसा रिएक्शन होना चाहिए इंडियंस का? इस पे क्या खुश होना चाहिए?
नहीं होना चाहिए। रिएक्शन होगा थोड़ा सा, मीन्स लोग एंग्री होंगे, नाराज होंगे, और नाराज आदमी क्या करता है? प्रोटेस्ट करता है। ठीक है, नाराज आदमी इसके लिए क्या करेगा? प्रोटेस्ट करेगा। इसके लिए आंदोलन करना, इस बिल के अगेंस्ट आंदोलन शुरू हो जाएगा। अभी तक उम्मीद थी, लेकिन अब इस बिल के अगेंस्ट क्या हो जाएगा? आंदोलन शुरू हो जाएगा। क्लियर है? चलो अब ये उसकी बात हम कर रहे हैं। ऑन 6 अप्रैल 1919, ऑन 6 अप्रैल, इंपॉर्टेंट डेट है ये, ऑन 6 अप्रैल 1919 गांधी जी या महात्मा गांधी लॉन्च सत्याग्रह, महात्मा गांधी लॉन्च सत्याग्रह अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। महात्मा गांधी लॉन्च सत्याग्रह अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। इस रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह लॉन्च किया था। और किस डेट पे किया था? डेट इंपॉर्टेंट है, 6 अप्रैल। आप लोग बोले भाई, थोड़ा तो मुझे दिखना चाहिए ना। 6 अप्रैल 1919। क्लियर है? चलो, अब इसके बाद क्या होगा? गांधी जी करेंगे लॉन्च, तो उसके बाद ये बेसिकली जो एक व्यवस्था है भाई, गांधी जी के लॉन्च करने पे, उनके आह्वान पे सारा देश एक साथ होगा। वो सारे जगह पे, अलग अलग जगह पे, अलग अलग तरीके से लोग इसके अगेंस्ट में एगिटेशन कर रहे होंगे, मीन्स आंदोलन कर रहे होंगे इसके विरोध में। ठीक है, गांधी जी ने सत्याग्रह का आह्वान किया, बाकी सारे लोग इसमें क्या हो गए? शामिल हो गए। क्लियर है? अब जब सारे लोग इसमें शामिल होंगे तो फिर क्या हो जाएगा? मार्शल लॉ लग जाएगा। क्या लगेगा? मार्शल लॉ। अब ये मार्शल लॉ क्या होता है भैया? सुने हो नाम? ये बेसिकली होता है मिलिट्री लॉ। ये क्या होता है? मिलिट्री लॉ। मिलिट्री लॉ में क्या होता है कि जब भाई इस तरह की कोई सिचुएशंस आती हैं, जब दंगा या इस तरह की सिचुएशन जब हम भी देखते हैं, तो बेसिकली आर्म फोर्सेस को तैनात कर दिया जाता है जनरल पुलिस की जगह। क्या कर दिया जाता है? आर्म फोर्स को तैनात कर दिया जाता है, और उन्हें इंस्ट्रक्शन होता है कि किसी भी तरह की चीजें, दंगा या इस तरह की चीजें ना हो पाए। तो क्या लागू हो गया था? मार्शल लॉ। गांधी जी ने 6 तारीख को आह्वान किया, उसके बाद मार्शल लॉ लागू हो जाता है। ठीक है, अब इसी में देखो प्रोटेस्ट चल रहा था। ये प्रोटेस्ट रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट सत्याग्रह स्टार्ट किया। किसने किया स्टार्ट? पहले गांधी जी ने। कब किया? 6 अप्रैल 1919 को। क्लियर है? अभी क्या था? पंजाब में 30 मार्च को इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हुआ था। 30 मार्च। ठीक है, एक प्रोटेस्ट पंजाब में हुआ था 30 मार्च, और दूसरा प्रोटेस्ट हुआ था 6 अप्रैल को। ठीक है, 30 मार्च और 6 अप्रैल को कहां पे प्रोटेस्ट होता है? अमृतसर में। ठीक है, एक प्रोटेस्ट होता है 30 मार्च को, दूसरा प्रोटेस्ट होता है 30 अप्रैल को। ये कहां पे है? ये अमृतसर में प्रोटेस्ट हो रहा है। तो अमृतसर में जब ये प्रोटेस्ट हो रहा था, तो वहां के जो प्रोमिनेंट लीडर थे, जो वहां पे लीड कर रहे थे चीजों को, कौन कर रहे थे? ये सब नहीं है, आप ध्यान दो, बस सुनो। अभी इसको लीड कर रहे थे डॉक्टर सत्यपाल, ठीक है, और सैफुद्दीन किचलू जी। 2 लोग थे जो लीड कर रहे थे। आप कहानी सुनो, याद रहेगा बाद में। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, ठीक, ये 2 लोग वहां पे इसके अगेंस्ट में, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में लीड कर रहे थे। तो फिर क्या होता है? उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। अब अरेस्ट के लिए कोई रीजन बताने की जरूरत है क्या? कोई जरूरत नहीं, चुपचाप अरेस्ट करके इनको ले जाओ। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये मार्च में बिल पास हो गया था और ये लोग अप्रैल में कर रहे थे। तो अब अपने 2 लीडर्स के लिए, 2 लीडर्स मींस सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल, इनके लिए एक ये लोग प्लान करते हैं कि 13 अप्रैल को हम एक मीटिंग करेंगे। हम क्या करेंगे? मीटिंग करेंगे और एक प्रोटेस्ट करेंगे इसी के अगेंस्ट में कि भाई हमारे ये लीडर हैं और इनको अरेस्ट कर लिया गया। तो इसके लिए एक मीटिंग करेंगे, और ये मीटिंग होगी जलियांवाला बाग में। कहां पे होगी? जलियांवाला बाग। सुने हो नाम? जलियांवाला बाग ट्रेजेडी, ये आपके सिलेबस में है। ठीक, तो जलियांवाला बाग में एक मीटिंग बुलाई जाती है। कब बुलाई जाती है? ये इंपॉर्टेंट डेट है, 13 अप्रैल 1919, जलियांवाला बाग। ठीक है, ठीक भैया। तो यहां पे एक मीटिंग बुलाई जाएगी, और इस मीटिंग में बेसिकली एक पीसफुल प्रोटेस्ट था। ऐसा नहीं था कि वहां कोई आर्म फोर्सेस आए थे या ऐसा कुछ, क्योंकि मार्शल एक्ट लगा हुआ था। तो मार्शल एक्ट में बहुत ज्यादा गैदरिंग अलाउ नहीं होती है, लेकिन इस तरह का कोई ये वो नहीं था। पीसफुल लोगों की असेंबली थी। ये लोगों द्वारा पीसफुल असेंबली की गई थी कि भाई हम इनके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम इनके गिरफ्तारी के अगेंस्ट में है। ठीक,
दूसरा क्या था, उस दिन बैसाखी का मेला था। दो इवेंट थे एक साथ। एक तो जो प्रोटेस्टर थे, जो अपने लीडर्स मीन सैफुद्दीन किचलू जी और डॉक्टर सत्यपाल के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके अरेस्ट के लिए, और दूसरा वहां बैसाखी का मेला था। तो हजारों की संख्या में बच्चे, बुढ़े और इवन थोड़े जो पीसफुल प्रोटेस्टर थे वो सारे लोग वहां पे मौजूद थे। तो वहां पे एक एंट्री होती है जनरल डायर की। किसकी एंट्री होती है? जनरल डायर की, ठीक है। और जनरल डायर क्योंकि जलियांवाला बाग है, उसका एंट्रेंस एक होता है, सिंगल एंट्रेंस होता है, ठीक है। अभी के जो पार्क है उसमें क्या होता है, कहीं से घुसो कहीं से निकल जाओ, 2-3 गेट होते हैं, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं था, वहां सिर्फ सिंगल एंट्री था, वहां पे सिंगल एंट्री था। तो सिंगल एंट्री को वो सीज करते हैं, अपने ट्रुप के साथ आते हैं और वहां पे ओपन फायर करवा देते हैं। इस ओपन फायर में 1000 लोग मारे जाते हैं और हजारों, मतलब कह लो कि 4-5-10 लोग, कोई गिनती नहीं है, उतने लोग को गोली लगती है और घायल होते हैं। ये अंग्रेज इसलिए करते हैं, किस लिए करते हैं? ताकि इंडियंस में डर बना सकें, इंडियंस में डर बनाने के लिए। तो देखो यार, रॉलेट एक्ट ऑलरेडी हमारे ऊपर एक तरह से मतलब इंपोज किया गया, उसके बाद जलियांवाला बाग, ठीक है। तो अब ये 2-3 कारण ऐसे हो जाते हैं जो हम, अगर इसके बाद हमारी नेशनलिज्म नहीं जगेगी तो कब जगेगी? जगनी चाहिए ना, तो फिर इसके आगे की मूवमेंट होगा। लेकिन ये जलियांवाला जो ये था, इसको कहते हैं जलियांवाला मैस्केयर या जलियांवाला, क्या कहेंगे इसको, जलियांवाला ट्रेजेडी, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया? कोई डाउट है बताओ? सारी चीजें जुड़ी हुई हैं भाई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से जुड़ा है रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट से जुड़ा हुआ है जलियांवाला बाग। अब जलियांवाला बाग से आगे कनेक्ट होगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, या खिलाफत इशूज भी पढ़ेंगे, वो भी खिलाफत इशूज भी हमारे सिलेबस में है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, मैं लिंक करके कहानी के फॉर्म में बता रहा हूं ताकि आपको याद करने में, या वहां अगर पॉइंट देने होंगे तो 4-5 पॉइंट तो ऐसे ही दिमाग से निकल जाएंगे, ठीक है। चलो, तो लिख सकते हो भैया, मार्शल लॉ वॉज इम्पोज इन पंजाब ड्यू टू सत्याग्रह, ये लिख चुके हो, लिख लो। गांधी जी लॉन्च्ड सत्याग्रह अगेंस्ट रॉलेट, कब किया इन्होंने? 6 अप्रैल, ये लिख चुके हो। इसके आगे लिखो, सून गांधी जी बिकम ए नेशनल लीडर, सून गांधी जी बिकम ए नेशनल लीडर, सून गांधी जी बिकम ए नेशनल लीडर, एंड हेंस martial law was imposed, and hence martial law was imposed. martial law means military law या आर्म फोर्स के जो लॉस होते हैं, ठीक है। प्रोटेस्ट मीटिंग वॉज हेल्ड एट जलियांवाला बाग, ये आप ऊपर हेडिंग डालिए, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी, हेडिंग डालिए जलियांवाला बाग ट्रेजेडी, ठीक। A peaceful protest meeting was held at Jallianwala Bagh. A peaceful protest meeting was held at Jallianwala Bagh in Amritsar. Jallianwala Bagh है कहां पे? अमृतसर में। A peaceful meeting was held at Jallianwala Bagh in Amritsar on 30th of April 1919. 13 अप्रैल 1919 में ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट मीटिंग रखी गई थी, ठीक है। एंड मैनी अदर वर प्रेजेंट देयर, एंड मैनी अदर पीपल वर प्रेजेंट देयर ड्यू टू बैसाखी मेला, ड्यू टू बैसाखी मेला। तो देखो, 2 चीजें हैं, प्रोटेस्ट के लिए पीसफुल मीटिंग रखी गई थी और वहां पे क्या चल रहा था? बैसाखी का मेला। तो मेले में बच्चे और जो लेडीज हैं वो ज्यादा होते हैं, ठीक है, उनका प्रोटेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब जनरल डायर ने गोली चलवाई थी तो उसने अंतर नहीं किया था कि किस पे लग रही है गोलियां या किस पे चलाई जा रही हैं, क्लियर है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे इनोसेंट लोग मारे गए थे, हालांकि सभी इनोसेंट थे, क्योंकि अगर पीसफुली कोई प्रोटेस्ट कर रहा है तो वो इनोसेंट ही है, ठीक। तो सारे इनोसेंट लोगों को जनरल डायर के ऑर्डर पे या गोलियां उसी ने चलवाई थी, ठीक है। तो लिख लो, प्रोटेस्ट मीटिंग वाज हेल्ड एट, अरे भाई जो छूट जाएगा बाद में देख लेना, छोड़ देना स्पेस, ऑप्शन दे दूंगा मैं, डाल दूंगा यूट्यूब पे, ठीक। आगे लिख लो, प्रोटेस्ट मीटिंग वाज हेल्ड एट जलियांवाला बाग इन अमृतसर ऑन 13 अप्रैल 1919, हो गया।
आगे लिखो, एंड अदर वॉज देयर टू अटेंड बैसाखी मेला, एंड अदर पीपल वर देयर टू अटेंड बैसाखी मेला। तुम लिख ली बेटा? चलो, जनरल डायर रीच, जनरल डायर DYRE, जनरल डायर reach there with his troop, general Dyer reached there with his troop, he want to strike terror, रुक जाऊं, बहुत ज्यादा तेज हो रहा है, ठीक है। He want to strike terror in the whole Punjab. He want to strike terror in the whole Punjab and block all entrance and exit of the Bagh. And block all entrance and exit of the Bagh. जो बाग था जलियांवाला बाग, उसके एंट्रेंस और एग्जिट सब कुछ इसने ब्लॉक कर दिया था। He ordered entrance and exit of the Bagh. He ordered open fire on unarmed people. He ordered open fire on unarmed people, मतलब उनके पास हथियार नहीं थे उन बेगुनाह लोगों पे। unarmed and innocent people, लिखो। ठीक, about 1,000 people died, and several thousand were wounded, ठीक है। चलो ठीक बेटा, अब अगला जो टॉपिक है वो लिखिए आप लोग, खिलाफत इशू। ये मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखवा रहा हूं ताकि आप लोग वहां पे चीजों को प्रोड्यूस कर सको एज इट इज, ठीक। क्योंकि आप लोग लिखोगे अपनी लैंग्वेज जो भी आपका है तो बहुत सिंपल है, आप लोग अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हो। खिलाफत इशूज एक वर्ड है, खिलाफत, ठीक। इसे हटा दूं? खिलाफत इशूज ये पूछा जाता है आपके में, इंपॉर्टेंट है ये भी। अब देखो जो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, वर्ल्ड वॉर 1 में ओटोमैन एम्पायर है, ठीक है। ओटोमैन एम्पायर जिसे हम लोग टर्की भी कहते हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित था। और वहां के जो एम्परर होते हैं उनको हम लोग कहते हैं खलीफा, ठीक है। जो टर्की क्या है भाई, जो ओटोमैन एम्पायर है उसके जो रूलर हैं उनको क्या कहेंगे हम? खलीफा। विच इज स्पिरिचुअल लीडर ऑफ मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो भी दुनिया भर के मुस्लिम्स हैं उनके क्या है, वो स्पिरिचुअल लीडर माना जाता है उनको, ठीक है। जो वहां का किंग होते हैं टर्की के, जो जिन्हें हम खलीफा कहते हैं, वो ऑल ओवर वर्ल्ड के जो भी मुस्लिम्स होंगे उनके स्पिरिचुअल लीडर होंगे, ठीक। अब क्या होगा कि ओटोमैन एम्पायर जब इस तरह की लड़ाई हुई थी वर्ल्ड वॉर 1, तो वहां पे ओटोमैन एम्पायर को अंग्रेजों ने वो क्या किया था, वहां जीते थे, ठीक है। और वहां पे बहुत सारी चीजें जो उनके राइट्स है उसको कम कर दिए गए थे, ठीक है। जो वहां के खलीफा है उनके बहुत सारे राइट्स और बहुत सारी चीजें छीन ली गई थी। तो उससे पूरे दुनिया में एक तरह से कह लो कि जहां पे भी मुस्लिम्स थे उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया था। और जो भारत में इस चीज के लिए हुआ था, उस वहां के खलीफा के लिए, उसको भारत में कहा गया था खिलाफत इशूज या खिलाफत मूवमेंट। ये उसी समय की बात है क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 की बात हो रही है।
1918 में वर्ल्ड वॉर 1 समाप्त होगा, ठीक है। तो उसके बाद की बात है, तो इसी के अगेंस्ट में क्या यहाँ पे इस लॉन्च होता है, खलीफा के पावर को रिस्टोर करने के लिए एक मूवमेंट स्टार्ट होता है भारत में, जिसे कहते हैं खिलाफत मूवमेंट, या अगर हम भारत में बात करें तो खिलाफत इशूज, ठीक है। तो यहाँ दो भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, यहाँ दो लीडर हैं मुस्लिम लीग के, मुस्लिम लीग है और कांग्रेस, दो पार्टी थी, ठीक है उस समय। तो मुस्लिम लीग के जो प्रोमिनेंट लीडर थे मोहम्मद अली और दूसरे थे शौकत अली, इन दोनों को कलेक्टिवली वहां लिखा रहता है अली ब्रदर्स, ठीक है। कई जगह बुक्स में आपको यूज होगा एक टर्म अली ब्रदर्स, तो इन्हीं लोग के लिए कहा जाता है, ठीक है। मोहम्मद अली और शौकत अली के लिए कलेक्टिवली एक वर्ड यूज किया जाता है अली ब्रदर्स। तो ओटोमैन एम्पायर के जो खलीफा थे उनके पावर के लिए या रिस्टोरेशन ऑफ हिज पावर, ये लोग इंडिया के अंदर एक प्रोटेस्ट कर रहे होते, खिलाफत इशू। तो अब अभी तक तो ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते बेसिकली मुस्लिम लीग, लेकिन इसका समर्थन कौन करते हैं, महात्मा गांधी जी करते हैं, ठीक है। इस मूवमेंट का या इस इशूज का समर्थन कौन करता है, महात्मा गांधी जी। उनका जो यहाँ पे सपोर्ट करने का एक पर्पस था वो था हिंदू, टू प्रमोट हिंदू मुस्लिम यूनिटी। महात्मा गांधी इसको सपोर्ट करते हैं, और ये सपोर्ट करने का जो इनका बेसिक पर्पस था, यूनिटी ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम्स, ठीक है। और अगर ये दोनों यूनाइट होंगे, ठीक है, तो फिर क्या होगा, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट किसी भी तरह का आंदोलन या एगिटेशन चलाने में आसानी हो जाएगी। क्लियर हो गया। तो बेसिकली खिलाफत इशूज क्या था, ओटोमैन एम्पायर के बहुत सारे राइट्स, बहुत पावर जो खलीफा थे उनके छीने गए थे, तो अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके का प्रोटेस्ट हो रहा था। हमारे भारत में भी प्रोटेस्ट हो रहा था, जिसे हम लोग कहते हैं खिलाफत इशूज, ये खिलाफत मूवमेंट। उसके जो प्रोमिनेंट लीडर थे मुस्लिम लीग के, वो थे मोहम्मद अली और शौकत अली। दे आर कलेक्टिवली नोन एज अली ब्रदर्स। अगर आपके बुक में अली ब्रदर्स लिखा है तो अली ब्रदर्स होगा। और इसको सपोर्ट किया महात्मा गांधी जी ने। उन्होंने क्या किया, इसको सपोर्ट किया। और क्यों सपोर्ट किया, यूनिटी ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम्स, कि भाई हम लोग दोनों लोग किससे पीड़ित हैं, एक ही कॉमन बीमारी है या एक ही कॉमन हमारा दुश्मन है, कौन है, ब्रिटिशर्स। वेरी गुड, सारी चीजें आने लगी, कहानी से रिलेट हो रहे हो तुम लोग, ठीक। तो ब्रिटिशर्स हमारा एक कॉमन एनिमी है, तो हम क्यों आपस में लड़े, हम लोग एक हो जाते हैं और इनके अगेंस्ट में एक आंदोलन या बाकी चीजें चलाएंगे, ठीक है। तो बेसिक यही था खिलाफत मूवमेंट में। लेकिन बाद में क्या होता है, मुस्तफा पाशा जो है वो वहां पे मतलब वो थ्रो करते हैं खलीफा को और उसको सेकुलर देश घोषित कर देते हैं, ठीक है, टर्की को। और जब वो सेकुलर देश बन जाता है तो फिर ऐसा नहीं है कि ये यूनिटी खत्म हो जाती है। ये जो यूनिटी थी हिंदू मुस्लिम्स की, वो एक साथ जाती है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर। ये जो खिलाफत इशूज है जिसमें दोनों साथ थे, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, ठीक है। बेसिकली दोनों का नेचर एक ही जैसा था, वो बाद में हम लोग देख लेंगे। तो दो चार लाइन लिख लो भाई, क्योंकि आपसे पॉइंट ही पूछा जाएगा, दो चार लाइन लिखना पड़ेगा। खिलाफत इशूज पे अगर पूछा जाएगा तो क्या लिखोगे, लिखो वर्ल्ड वॉर वन एंडेड विद द डिफीट ऑफ ओटोमैन एम्पायर। ओटोमैन एम्पायर मतलब क्या होता है भैया, टर्की, ब्रैकेट में लिख लो टर्की। वर्ल्ड वॉर वन ended with the defeat of Ottoman Empire. Harsh treaty was imposed on Ottoman Emperor. Harsh treaty was imposed on Ottoman Emperor. जो ओटोमैन के राजा थे या एम्परर थे, उनके ऊपर हार्श ट्रीटी इंपोज कर दी जाती है उस। और जो वहां के राजा होते हैं या एम्परर होते हैं, उनका कौन होते हैं, ब्रैकेट में लिख लो खलीफा। जो ओटोमैन के एम्परर है उनका क्या पदवी है, दे आर नोन एज खलीफा। क्लियर है। अब देखो, जो वर्ल्ड वॉर वन आपने 9th में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा सबसे हार्श ट्रीटी किसके साथ साइन किया जाता है, जर्मनी के साथ, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। याद आया। तो जितने भी लोग वहां हारे होते हैं सबके साथ एक हार्श ट्रीटी साइन होता है, जिसमें से ओटोमैन एम्पायर भी एक था जो हार गया था, तो उसके साथ भी हार्श ट्रीटी होती है। लेकिन ओटोमैन एम्पायर का जो एम्परर है खलीफा, वो मुस्लिम्स का ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या है, स्पिरिचुअल लीडर है।
तो उनके साथ जितने भी मुस्लिम्स हैं वो क्या हैं, अटैच्ड हैं। ठीक, तो अगर वो हारेंगे तो अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके का प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा। तो लिख लो, द खलीफा वॉज कंसिडर्ड टू बी द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द मुस्लिम्स। द खलीफा वॉज known to be the spiritual head of the Muslim। ये पहला पॉइंट हो गया आपका। सेकंड पॉइंट लिखिए, खिलाफत कमेटी जो यहां लिखा है ना, खिलाफत इशूज, तो खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म्ड ऑन खिलाफत कमेटी was formed on 1919। कहां पे ये हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। ठीक, खिलाफत कमेटी was formed on 1919 इन मुंबई, इन बॉम्बे। उस समय बॉम्बे कहा जाता था, मुंबई नहीं था उस समय, इन बॉम्बे। टू डिफेंड खलीफा पावर, क्या पर्पस था इसका, खलीफा के पावर को डिफेंड करना। ठीक, विद द थर्ड पॉइंट, विद द कॉपरेशन ऑफ अली ब्रदर्स। अब अली ब्रदर्स कौन कौन है, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ब्रैकेट में लिख लीजिए, विद द कॉपरेशन ऑफ अली ब्रदर्स, ब्रैकेट में मोहम्मद अली एंड शौकत अली। महात्मा गांधी थर्ड है। महात्मा गांधी सपोर्टेड खिलाफत मूवमेंट। चौथा लिख लो, गांधी जी सॉ दिस एन अपॉर्चुनिटी to unite Hindu and Muslims। ऑल इंडिया, अब अगला पॉइंट होगा इसी में, खिलाफत में ही आगे हम बढ़ रहे हैं। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी इन मई 1920 adopted non-cooperation program to fight against British। तो भैया यहां क्या है, खिलाफत कमेटी, जो कि अभी क्या हो रहा था, गांधी जी ने भी इसको सपोर्ट किया था। ठीक है, अब ये नॉन कॉपरेशन का मतलब जानते हो क्या होता है, असहयोग। देखो, गांधी जी ने एक बार अपने एक पुस्तक है हिंद स्वराज, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि ये जो अंग्रेज हैं वो हमारे ऊपर शासन क्यों कर पा रहे हैं, बहुत मुट्ठी भर है। ठीक है, हमारे ऊपर शासन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने इनको सहयोग दिया है। क्या किया है, हम लोगों ने इनको सहयोग दिया है, मीन्स कॉपरेट किया हुआ है। अगर हम कॉपरेशन ना करें, असहयोग कर दें, मीन्स अगर कॉपरेट कर रहे हो तो सहयोग हुआ, कॉपरेट मीन्स सहयोग। ठीक है, और अगर हम कॉपरेट ना करें तो क्या हो जाएगा, असहयोग, नॉन कॉपरेशन। तो अगर हम इनको नॉन कॉपरेट करना शुरू कर दे तो 1 साल के अंदर अंदर हम लोग दोबारा इंडिपेंडेंस को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, 1 साल के अंदर दोबारा अचीव कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के सहयोग की वजह से ही ये क्या है, अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये अपना शासन चला पा रहे हैं। क्लियर है, तो अब आने वाला कौन सा मूवमेंट आएगा इसके बाद, नॉन कॉपरेशन। लेकिन खिलाफत ने मई 1920 में नॉन कॉपरेशन स्टार्ट कर दिया था, मींस ब्रिटिशर्स को किसी भी तरह से कोई कॉपरेशन नहीं देना है। कॉपरेशन मतलब क्या होता है, किसी तरह से टैक्स नहीं देना है, किसी तरह से वो नहीं करना है, इनके सामान, इनके गुड्स को नहीं परचेज करना है। ठीक है, तो इस तरह का कॉपरेशन मुस्लिम लीग्स ने पहले ही 1920 में, मई 1920 में कर दिया था। ठीक, अब आगे लिख लो, सुन
अब क्या होता है, खिलाफत मूवमेंट की जो रेलिवेंसी है, जो खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट क्यों हुआ था, उसकी रेलिवेंसी किस चीज में थी भाई? टर्की या ओटोमन एम्परर जो था, याद आया, जिसको खलीफा कहते थे, उसकी पावर को रिस्टोर कराना था कि नहीं था? लेकिन वहां पे क्या होता है, वहां तख्ता पलट या शासन बदल जाती है, और वहां शासन बदलने वाले कौन थे? मुस्तफा कमाल पाशा। कौन थे? मुस्तफा कमाल पाशा, जिन्होंने टर्की के जो शासन व्यवस्था थी उसको बदल दिया, खलीफा से अलग कर दिया, डिथ्रोन कर दिया खलीफा को। ठीक है, अब जब डिथ्रोन कर दिया तो उस देश को ही इन्होंने क्या कर दिया? सेकुलर देश घोषित कर दिया। जो टर्की था उसको एक सेकुलर नेशन घोषित कर दिया। और जब वो सेकुलर नेशन हो गया तो फिर आप उसकी राइट्स के लिए तो नहीं लड़ सकते हो ना, तो खिलाफत इश्यूज क्या हो जाएगा? डाइल्यूट हो जाएगा। लेकिन वो डाइल्यूट नहीं होता है। ये जो मूवमेंट था, जो खिलाफत के नाम पर शुरू हुआ था, जो नॉन कॉपरेशन में की ओर बढ़ रहा था, वो धीरे धीरे किस में मर्ज हो जाता है? वो हो जाता है धीरे धीरे मर्ज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। क्लियर है? तो फाइनली खिलाफत मूवमेंट merges with non-cooperation movement launched by गांधी जी। Finally, खिलाफत movement merges with non-cooperation movement launched by गांधी जी। ठीक है, इट प्लेस, इसके बारे में एक लाइन और लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग हिंदू मुस्लिम यूनिटी। इट प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग हिंदू मुस्लिम यूनिटी। मीन्स अगर आपसे पूछा जाए कि खिलाफत मूवमेंट का आउटकम क्या है या इसका क्या रिजल्ट है, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है? प्रमोशन ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। इसकी वजह से हिंदू मुस्लिम में एकता देखने को मिली थी। एंड स्ट्रेंथिंग ऑफ नेशनलिस्ट फीलिंग, और लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हुई थी। मीन्स द स्ट्रेंथिंग ऑफ नेशनलिस्ट फीलिंग। अगला हेडिंग डालिए, जो आपकी अगली हेडिंग है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन, क्यों भाई, क्यों हंसी आ रही है? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। तो गांधी जी का आपको वो याद है, हिंद स्वराज में उन्होंने क्या कहा था? अभी मैंने बात की, आप लोग हंस रहे थे तो शायद कुछ मिस हो गया होगा। गांधी जी ने हिंद स्वराज में कहा था कि हमारे सहयोग से ही ये अभी बने हुए हैं, अगर हम इनको सहयोग करना शुरू कर दें, मीन्स कि किसी तरह से कॉपरेट नहीं करें, तो ये अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, अपनी सरकार को बहुत समय तक नहीं रख पाएंगे। तो गांधी जी का ये मानना था कि अगर हम 1 साल तक इनको सहयोग करेंगे, मीन्स 1 साल तक सारे इंडियंस अगर नॉन कॉपरेशन करना शुरू कर दें ब्रिटिशर्स के साथ, तो हम 1 साल में क्या हो जाएंगे? इंडिपेंडेंस। और उनका ये मानना था, ये अगर हम सहयोग करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? हम लोग करेंगे नॉन वायलेंस के मेथड से, नॉन वायलेंस और सत्याग्रह। ऐसा नहीं है कि हमको करना है तो लड़के करना है, हमको नॉन वायलेंस का मेथड रखना है। हमारा जो फाइनल गोल है वो है स्वराज। क्या है? स्वराज। स्वराज मीन्स सेल्फ रूल। सेल्फ रूल का मतलब होता है कि शासन हमारे पास आए, शासन हम करें। अंग्रेज भले ही उसमें हो सकते हैं, लेकिन शासन व्यवस्था किसके पास होनी चाहिए? रूल किसके पास होना चाहिए? रूल होना चाहिए इंडियंस के पास। ठीक है, तो जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसका अगर हम बेसिक देखेंगे तो बेसिक होता है कि मतलब नॉन कॉपरेटिंग टू द ब्रिटिशर्स। हम ब्रिटिशर से क्या करेंगे? किसी तरह का सहयोग नहीं करेंगे। सहयोग ना करने के लिए हम क्या करेंगे? बॉयकॉट करेंगे। सबसे पहले बॉयकॉट करेंगे। क्या बॉयकॉट करेंगे? जितने भी फॉरेन गुड्स हैं जो हमारे देश में हैं, उनको हम लोग बॉयकॉट कर देंगे। अब बॉयकॉट अगर तुम फॉरेन गुड्स को करोगे तो कुछ तो अडॉप्ट करोगे ना, तो फिर हम स्वदेशी को अडॉप्ट करेंगे। मीन्स अपने बुने हुए कपड़े, अपनी चीजें, ये सारी चीजें हम लोग अडॉप्ट करेंगे। और जो फॉरेन क्लोथ्स हैं इस समय, वो सारी चीजें, फॉरेन गुड्स हैं, वो सारी चीजें हम बॉयकॉट करेंगे। और जो ऑब्जेक्टिव है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, वो क्या है? स्वराज को पाना। क्या है? स्वराज को पाना। क्लियर हो गया? टाइम मत देखो, लिखो। चलो, अब देखो, जब इन्होंने, गांधी जी ने प्रपोज किया था कि भाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक मूवमेंट है जिसको हमको स्टार्ट करना चाहिए था,
तो कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया था इस चीज का इनिशियली। उनका ये मानना था कि भाई नवंबर में हमारा क्या है, इलेक्शन है, नवंबर में इलेक्शन होना है और इलेक्शन में हमारी सीट्स बढ़ाई गई हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो जिसे मॉन्टेग-चेम्स्फोर्ड रिफॉर्म भी कहते थे, उसमें इंडियंस का पार्टिसिपेशन बढ़ाया गया था, मींस लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो वहां पे इन्होंने कहा कि भाई इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का मौका अगर हम किसी तरह से नॉन कॉपरेशन करेंगे तो हम कैसे कंटेस्ट कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन गांधी जी ने कहा कि भाई ये सब छोड़ दो, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए स्वराज, ठीक है। हम इनकी बात मान रहे थे, इनकी सारी चीजें माने, तो हमें क्या मिला, हमें मिला रॉलेट एक्ट, हमें मिला जलियांवाला बाग। उससे बेहतर है हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करके और सारी चीजें अपने स्वराज को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो लिख लो इसको, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, हेडिंग डाल दो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920, हेडिंग है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज फर्स्ट अप्रूव्ड, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज फर्स्ट अप्रूव्ड इन स्पेशल सेशन। देखो कांग्रेस का सेशन कितने बार होता है साल में, एक बार होता था। जो कांग्रेस का सेशन है ना, तो वहीं पे सारे डिसीजन लिए जाते थे, और ये सेशन हर साल होता था दिसंबर में। कब होता था, दिसंबर में। लेकिन यहां पे क्या किया गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करने के लिए सितंबर में एक स्पेशल सेशन बुलाया जाता है। एक साल के अंदर 2 सेशन होगा, 1920 के अंदर 2 सेशन होगा, याद रखो। कांग्रेस का ऐसा था कि उस साल ही 2 सेशन हुए थे, फिर कभी नहीं हुआ है, ना उससे पहले कभी हुआ था। हर साल एक सेशन होता था दिसंबर में, ठीक है। तो 1920 में एक स्पेशल सेशन को बुलाया गया कलकत्ता में, 1920 में एक स्पेशल सेशन बुलाया गया सितंबर में, कहां पे, कलकत्ता में, जहां पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वेरीफाई किया गया कि भाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को आप क्या कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं। फिर गांधी जी ने ही सितंबर में इसको लॉन्च भी कर दिया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। उसके बाद क्या होता है, जो सेकंड सेशन या जो मेन सेशन है, ये तो स्पेशल सेशन था कांग्रेस का, ठीक है। जो मेन सेशन होगा वो नागपुर में होगा, 1920 में, दिसंबर 1920 में नागपुर में होगा। तो आपके मन में ये हो सकता है ना कि भाई अगर दिसंबर में अप्रूवल हुआ तो ये सितंबर से ये मूवमेंट कैसे स्टार्ट हो गया। तो इसको स्टार्ट करने के लिए स्पेशल सेशन कलकत्ता में बुलाया गया था। क्लियर हो गया, एक स्पेशल सत्र बुला के इसको चालू कर दिया गया। और नागपुर सेशन जब दिसंबर 1920 में होता है तो उसमें जो इस मूवमेंट का पर्पस होगा वो डिफाइन किया गया, ये किस तरह का होने वाला है, इसमें क्या पर्पस है, किस तरह से हम इसको अचीव करेंगे। ये सारी चीजें नागपुर सेशन 1920 में होता है। और स्पेशल सेशन जो कि सितंबर 1920 में होता है, उसमें इसको डिक्लेयर कर दिया था कि ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हमारे एजेंडा में है, ठीक। तो आगे लिख लो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज फर्स्ट अप्रूव्ड इन स्पेशल सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, स्पेशल सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस in Calcutta in September 1920, in September 1920, in September 1920 हो गया। Later on it is confirmed in December 1920 at Nagpur session, and later on confirmed in December 1920 in Nagpur session. Clear? In Nagpur session, in Nagpur session, in Nagpur session, it was formalized. It was formalized nation-wise. It was formalized nation-wise mass struggle. Nation-wise mass struggle. Mass struggle जानते हो क्या है भैया? मास स्ट्रगल, मास मीन्स पीपल। तो नागपुर सेशन में क्या कंफर्म किया गया कि इसको पूरे भारत में एक पीपल
आंदोलन की तरह या लोगों के मास आंदोलन की तरह इसको क्या किया जाएगा, चलाया जाएगा। क्लियर है? तो ये कब होगा भैया? ये होगा नागपुर सेशन में। ठीक है। फॉर्मुलाइज द नेशन वाइज मास स्ट्रगल फॉर स्वराज। पर्पस क्या होगा मास स्ट्रगल का? पर्पस होगा स्वराज। स्वराज का मतलब क्या होगा? स्वराज का मतलब होगा सेल्फ रूल। स्वराज का मतलब क्या होगा भैया? सेल्फ रूल। लिख लिए? थ्रू नॉन, पढ़ लो भैया। थ्रू नॉन वायलेंस मीन, देखो यहां थोड़ा समझ लो। नागपुर सेशन में क्या बात हुई थी? नागपुर सेशन में हुई थी मास स्ट्रगल, मतलब पीपल स्ट्रगल की बात हुई थी। ऑब्जेक्टिव क्या रखा गया था? ऑब्जेक्टिव रखा गया था स्वराज। ठीक है। फिर ऑब्जेक्टिव अगर हमें स्वराज पाना है तो इसका मेथड क्या होना चाहिए? इसका मेथड क्या होगा? मेथड होगा सत्याग्रह, नॉन वायलेंस, जैसे क्या कहते हैं सत्याग्रह एंड अहिंसा, नॉन वायलेंस। ठीक, सत्याग्रह, नॉन वायलेंस एंड बॉयकॉट। और जो मैंने बताया था क्या? बॉयकॉट। बॉयकॉट क्या होता है? छोड़ना, बहिष्कार करना किसी चीज का। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? फॉरेन जो भी क्लॉथ है, फॉरेन जो भी चीजें वस्तुएं हैं, उसका बॉयकॉट करेंगे। ठीक है। तो बेसिक आप ऐसे समझो कि जो ये नागपुर सेशन में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को डिफाइन किया गया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को डिफाइन किया गया और इस तरह डिफाइन किया गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, इट मस्ट बी द मास स्ट्रगल। ये क्या होगा? लोगों के द्वारा किया गया स्ट्रगल होगा, जिसमें हमारा ऑब्जेक्टिव होगा स्वराज या सेल्फ रूल को पाना। सेल्फ रूल हम कैसे पाएंगे? सत्याग्रह, नॉन वायलेंस और बॉयकॉट के मेथड से। यही आपको एग्जाम में एज इट इज लिखना, नंबर इसी से मिलने हैं। ठीक है। चलो आगे लिख लो। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट was launched by Gandhi ji. Non-cooperation movement was launched by Gandhi ji The non-cooperation movement was launched by Gandhi ji on 4th September 1920, on 4th September 1920। क्लियर है? अब आप हेडिंग डालिए ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्या इसकी ऑब्जेक्टिव थी बताइए? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो यही है यार, स्वराज। पहला हेडिंग डाल दो, पूछा जाएगा व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये सारे क्वेश्चन आते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है और इसमें मास स्ट्रगल किस तरह से देखने को मिला था। ये 3-4 क्वेश्चन बनते हैं और हर साल आते हैं। यही 3-4 क्वेश्चन घूम घूम के आते रहते हैं। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, 2 या 3 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। लिख लो भाई। पहला पॉइंट, टू अटेंड सेल्फ गवर्नमेंट, टू अटेंड सेल्फ गवर्नमेंट। और जो सेल्फ गवर्नमेंट होगा उसे ही क्या डिफाइन करेंगे? स्वराज। टू अटेंड सेल्फ गवर्नमेंट विद इन ब्रिटिश गवर्नमेंट, विद इन ब्रिटिश एम्पायर। टू अटेंड सेल्फ गवर्नमेंट विद इन ब्रिटिश एम्पायर, टू अटेंड सेल्फ गवर्नमेंट विद इन ब्रिटिश एम्पायर। एन्यूलमेंट ऑफ रॉलेट एक्ट, एन्यूलमेंट ऑफ रॉलेट एक्ट, एन्यूलमेंट ऑफ रॉलेट एक्ट, ऑफ रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जो है ना भैया, उसको खत्म करना है, जो 1919 में बना था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का पहला था कि स्वराज अटेंड करना, दूसरा क्या है? रॉलेट एक्ट जो बन गया है भैया, उसको क्या करना है? खत्म करना है। ये भी लिखना है। तीसरा पॉइंट लिखो, रेमिडाइंग द खिलाफत रॉन्ग, रेमिडाइंग द खिलाफत रॉन्ग, रेमिडाइंग रेमिडाइंग
खिलाफत रॉन्ग, खिलाफत मूवमेंट में या खिलाफत इश्यूज में जो भी गलत हुआ उसको सुधारने की जरूरत है। ठीक है, तो अगर आपसे 3 पॉइंट पूछा जाएगा कि भैया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव बताओ, तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? स्वराज। दूसरा ऑब्जेक्टिव, नहीं, दूसरा ऑब्जेक्टिव रॉलेट एक्ट को हटा दो। तीसरा ऑब्जेक्टिव, जो भी खिलाफत में गलत हुआ उसको सही करो, क्योंकि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब साथ में है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात हो रही है। ठीक, तो समझ गए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। अब हेडिंग डाल दो, अगले बार हम लोग ये डिस्कस करेंगे मेथड प्रोग्राम ऑफ मूवमेंट, मेथड एंड प्रोग्राम ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसका मेथड क्या था, प्रोग्राम कैसे आगे फॉलो हुआ था, ये थर्ड पार्ट या तीसरे में हम खत्म कर देंगे। ठीक, मेथड एंड प्रोग्राम ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्लियर।